फैशन ट्रेंड। नीलिमा शर्मा सर, आजकल इसकी आवाज बहुत ज्यादा निकल रही है, इसको फटाफट से जेल करवाओ और इसका यूट्यूब चैनल बंद कराओ। हाँ जी, यूट्यूब के पीछे भी हम लगे हुए हैं, हमने डाला हुआ है सारा, और कोर्ट ने इनको नोटिस भी जारी किया हुआ है, वो भी जल्दी होगा। देखो, इंडियन जो न्यायिक सिस्टम है यहाँ पर, भारत के बहुत सारे केसेस जो है अदालतों में चले हुए हैं। तो अदालत में ना केवल गुलाम हैदर का और सीमा हैदर का मामला नहीं है, हमारे मामले नहीं है, और भी भारत के बहुत सारे केसेस हैं। अदालत के लिए सब बराबर है, सबको देखना पड़ता है। तो ये है मजबूरी। बर्डन ऑफ केसेस अदालत में कहीं पे आप चले जाइए, बहुत ज़्यादा आपको केसेस देखने को मिलेंगे। कि मेरी वॉइस क्लियर है आपको? बिल्कुल शुरू करने से पहले आप जरा सा मुझे बताओ कि वॉइस क्लियर है? बिल्कुल आ रही है आवाज? तो अब शुरू करते हैं दोस्तों। और शुरू कमेंट्स पढ़ लिए हैं बहुत सारे, और भी जो कमेंट आएंगे उसको को भी पढ़ेंगे। आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आवाज क्लियर है मेरी? कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे। गए और कोर्ट में जाने के बाद इन्होंने फिर वही ड्रामेबाजी करी, और हमने ये कर दिया वो कर दिया। अब मैं आपको जरा सा एक चीज दिखा देता हूं, वो आप देखो कि जब ये सीमा हैदर आई थी, जिस वक्त ये आई थी, विश्वास है वो बहुत चौंकाता है, चाहे उसे कैमरे के सामने बोलना हो या किसी नए व्यक्ति से बात कर रही हो या उसे अपनी किसी जरूरत को पूरा करना हो। लेकिन हमारी इस पड़ताल में उसका हर एक झूठ पकड़ा गया है। यानी कि इसका हर झूठ मीडिया ने पकड़ रखा है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि मीडिया सीमा भक्ति में लीन है? शुरू में तो कहती थी इसका हर झूठ पकड़ा गया, ये किया गया वो किया गया, और अब पता नहीं क्या हो गया मीडिया को, सीमा भक्ति में क्यों लीन है? आपको जिस बस से ये चल के लेके आई थी उसके बारे में ये वीडियो आप सुनो कि इसने किस प्रकार उस बस वाले का भी पागल बनाया था, झूठ बोला था। ये सुन लो एक बार। वो जगह जहां पर सीमा हैदर भारत आने के लिए पाकिस्तान से सीधे नेपाल और फिर यहां पहुंची। तारीख थी 12 मई और वक्त सुबह 7 बजे से पहले। आखिर सीमा इतनी सुबह यहाँ क्यों पहुंची? कब कितना दिन हो गया? ट्वेल्व में इधर से गई थी। अच्छा, तो क्या कहा था? कितने बजे आई थी आपके पास? सुबह 7 बजे आई इधर। तो बस कितने बजे की थी? बस तो 7 बजे निकलेगी। वो 6 फोन पर कब बात? फोन पे आगे पहले एक दिन पहले रात में। हाँ, रात में क्या बात हुई थी? हाँ, उससे बात हुआ था कि भैया आपका गाड़ी दिल्ली जाएगा। मैंने बोला हाँ, हमारा गाड़ी, हमारा ट्रैवल गाड़ी दिल्ली जाता है। उन्होंने यही कहा बस। और वो हाँ रुकी थी वो तो मुझे पता नहीं, लेग साइड पे कोई होटल पे रुकी होगी। अच्छा, तो सुबह जब यहाँ पर आई वो, तो उन्होंने क्या आपसे बात की? हाँ, मुझे टिकट करवाया। सुबह वो 10 मिनट पहले आई थी गाड़ी से निकलने के लिए, और टिकट करवाया और बस में जाके बैठ गई। तो सीमा ने 11 मई को प्रसन्ना गौतम को फोन किया, पूछा कि बस कब भारत के लिए रवाना होगी, और अगले दिन वो वक्त पर पहुंच भी गई। काठमांडू से सीमा यहाँ इसीलिए पहुंची क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उसे यहाँ पर दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे। टिकट में उन्होंने आईडी वगैरह दिया? आईडी उन्होंने बोला था मेरे पास आधार कार्ड है। हम लोग तो टिकट पे भी लिखते हैं और कार्ड पे भी हमारा आईडी अनिवार्य लिखते हैं। उन्होंने आईडी दिखाई थी? कौन सी आईडी दिखाई? नहीं, हम तो बोलते हैं आईडी लाने के लिए, और आईडी चेक तो नहीं करते। लाने के लिए बोलते पर आप लोग चेक नहीं करते? तो बॉर्डर पे करें। उन्होंने आईडी बोला, हमारे पास आईडी बोला था, और हमने उनको टिकट करवाए थे, बस में बैठ गए और चले गए। आधार कार्ड? आधार कार्ड नहीं, हमारे पास आईडी है, हम इंडियन। मैंने बोला आप इंडियन है और कोई दूसरे देश का है? उन्होंने बोला मैं इंडियन हूँ। सीमा हैदर ने बोला कि वो इंडियन है। मुझे पता चला बाद में, खबरों में आपने देखा होगा। देखा, मतलब भारत की सीमा में, भारत के बॉर्डर में क्रॉस करने से
क्रॉस करते ही, क्रॉस करने से पहले झूठ की दुकान और झूठ की दीवार और झूठ का पुलिंदा और झूठ की गठड़ी बांधनी शुरू कर दी। कोई इससे पूछने वाला हो कि भाई तू इस बस ड्राइवर को, जिस बस में तू आई है, इसको तू कह रही है कि मेरे पास आईडी है, मैं इंडियन हूं, तो ये इंडियन है क्या भाई? पूरे भारत के लोगों से मैं सवाल पूछता हूं, ये इंडियन है क्या? ये उसको कह रही है कि मेरे पास आईडी है, मेरे पास इंडियन हूं मैं। ये झूठ की दुकान कहां से इंडियन होगी भाई? यानी शुरुआत ही झूठ से। ये इंडियन कहां से होगी? और अगर इसके पास आधार कार्ड थे और आधार कार्ड फर्जी बनवाए थे सचिन ने, और उसके बुआ के 2 लड़कों ने जो जेल के अंदर है, मैं अभी 2-3 दिन पहले बुलंदशहर की जेल में गया था, ये मैं आपको आज बता रहा हूं, मैंने बताई नहीं अभी थी अभी तक। बुलंदशहर की जेल में मैंने जाके इंक्वायरी करी उनकी, उस थाने में भी इंक्वायरी करी जिस थाने ने इनको पकड़ा था जाकर के। उस केस में कहीं भी सचिन को इन्वॉल्वमेंट नहीं किया गया है। क्यों भाई? जब फर्जी आधार कार्ड बनाए सचिन की बुआ के लड़कों ने, रिश्तेदारों ने, जो बुलंदशहर के रहने वाले थे, और उनको तो सपना आ नहीं रहा था कि भाई कौन बच्चे हैं, कितनी उम्र है, कौन सीमा हैदर है, क्या मामला है। उनको बताने वाला कौन था? उनको बताने वाला तो सचिन ही था। तो सचिन तो गुनाहगार है कि नहीं है? और सचिन ने किसकी सलाह पे जो है ना वो आधार कार्ड फर्जी बनवाए? किसने सलाह दी? क्या सीमा हैदर के भाई ने फर्जी आधार कार्ड बनाने की सलाह दी? क्या उसका फर्जी आधार कार्ड बनाने में हाथ है? उसकी सलाह है? किसकी डायरेक्शन पे, किसकी सलाह पे वो फर्जी कागज, वो आधार कार्ड, भारतीय आधार कार्ड बनाए गए? ये जांच का विषय है। पुलिस ने क्या एपी सिंह से पूछताछ करी? क्या सचिन को उस मामले में इन्वॉल्व किया कि ये फर्जी आधार कार्ड बने हैं और ये तू इसमें शामिल था? वो आज तक जेल में, सचिन को क्यों नहीं शामिल किया उस केस में जहां फर्जी आधार कार्ड बनाए? ये मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस से सवाल कर रहा हूं, मैं नहीं, पूरा देश सवाल कर रहा है, पूरी दुनिया सवाल कर रही है कि जब फर्जी आधार कार्ड बनाए और आपने सचिन के रिश्तेदारों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और शायद उनकी अभी तक जमानत नहीं हुई, तो उस केस में सचिन को क्यों इन्वॉल्व नहीं किया गया? आपने क्यों उसको इन्वॉल्व नहीं किया? फर्जी आधार कार्ड बनाना 420, 467, 468, 478 आईपीसी का अपराध बनता है, जो कि नॉन बेलेबल है और 7 साल की तक की सजा का प्रोविजन है। तो 120 बी में सचिन को क्यों नहीं मुलजिम बनाया गया उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा? मेरा ये सवाल है उत्तर प्रदेश पुलिस से, क्वेश्चन मार्क के साथ सवाल है कि सचिन को उसमें मुलजिम क्यों नहीं बनाया उस मुकदमे के अंदर? और किसकी सलाह पे ये आधार कार्ड बनाए? क्या एपी सिंह ने ऐसी सलाह दी थी, या किसने गाइड किया था, या किसने सचिन की मदद की उन फर्जी आधार कार्ड को बनाने में? डॉक्टर एपी सिंह से क्यों पूछताछ नहीं हुई? ये जो फर्जी आधार कार्ड बने, जिनके बिहाफ पे सीमा हैदर ने भारत में बस ड्राइवर को, सुरक्षा कर्मियों को और सब लोगों को दिखा करके भारत में इलीगल एंट्री करी। कल को तो जो बहुत सारे आतंकवादी भी फर्जी आधार कार्ड बना के भारत में आ जाएंगे, कौन जिम्मेदार है उसका? भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए तो ये बहुत बड़ा खतरा है, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कल को कोई भी इंसान नेपाल के रास्ते से आधार कार्ड फर्जी बनवाएगा, सचिन जैसा कोई आदमी, और वो भारत में आएंगे और भारत में आके कहीं भी विस्फोट कर देंगे, कहीं भी बम फोड़ देंगे, कहीं भी हमारी फौज के ऊपर अटैक कर देंगे, कहीं भी हमारे भारतीयों के ऊपर अटैक कर देंगे, कहीं भी होटल पे जाके अटैक कर देंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये सवाल पूछता हूं, कौन जिम्मेदार है उस वक्त?
सचिन को उस मामले में अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए था। सीमा हैदर को क्यों उस मामले में मुलजिम नहीं बनाया गया? उसको भी उस मामले में मुलजिम बनाना चाहिए था, ताकि पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यह मैसेज दिया जाता कि कोई भी व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश की सीमा के माध्यम से, भारत की सीमा के माध्यम से, नेपाल की सीमा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगा और गलत आधार कार्ड बनाएगा, गलत फर्जी डॉक्यूमेंट का प्रयोग करेगा, तो उसको हम ऐसी बड़ी सजा देंगे, उसके खिलाफ ऐसी सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करेंगे और उसको जेल में पहुंचाने का काम करेंगे। क्यों नहीं ये मैसेज दिया गया? ये मुझे इस बात का सवाल चाहिए। इसका मतलब तो पुलिस जो है वो सीमा हैदर को इग्नोर कर रही है, पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही। भाई, आधार कार्ड वाले मामले में जो ये फर्जी आधार कार्ड बनाए गए, इसके अंदर सीमा हैदर मुलजिम क्यों नहीं है? मेरा सवाल है ये उत्तर प्रदेश पुलिस से, प्रशासन से, कि मोमिन मलिक नहीं, भारत का बच्चा बच्चा पूछता है उत्तर प्रदेश पुलिस से कि सीमा हैदर ने जो आधार कार्ड का फर्जी जो बने, उसके अंदर सीमा हैदर का ही तो बना होगा। ये वो मोमिन मलिक का बना आधार कार्ड किसका बना है? सीमा हैदर का ही बना है, गुलाम हैदर का नहीं बना। तो सीमा हैदर का जब फर्जी आधार कार्ड बना, उसके अंदर सीमा हैदर को उस केस में इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया? उस पर 420, 467 क्यों नहीं लगाई गई? और वो दो लड़के जेल के अंदर, सीमा को क्यों उस मामले में जो अलग से एफआईआर होनी चाहिए, तुमने करी या नहीं करी, उसका अलग से एफआईआर अगर है तो 120B में सीमा हैदर को क्यों नहीं अरेस्ट किया? सचिन मीना को क्यों नहीं अरेस्ट किया? डॉक्टर एपी सिंह से क्यों पूछताछ नहीं की? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारी सलाह सचिन को जो गलत सलाह है, वो सारी सलाह जो है वो उसके मुंह बोले भैया द्वारा दी गई है, भारत में गलत तरीके से एंट्री करने के लिए, फर्जी कागजात बनाने के लिए, फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए। कितना बड़ा खेला हो रहा है भाई। कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सब देख रहे हैं, लाखों लाखों की संख्या में उसके चैनल को देख रहे हैं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। सरकार के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो आंखों पे पट्टी बांधे बैठे हैं। क्यों भाई? रिश्तेदार है सीमा तुम्हारी साली लगती है क्या? तुम्हें देश की चिंता नहीं है? तुम्हें देश की आंतरिक सुरक्षा की चिंता नहीं है? तुम्हें भारत की बाहरी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की चिंता नहीं है तुम्हें? क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया? जब फर्जी आधार कार्ड बनाए गए थे तो सीमा हैदर और सचिन को क्यों इन्वॉल्व नहीं किया गया? डॉक्टर एपी सिंह से पूछताछ क्यों नहीं की गई कि कहीं उसने तो सलाह देकर यह काम नहीं कराया? कौन जिम्मेदार है? भारत के संविधान के अकॉर्डिंग, भारत की सरकार के नियम और कायदे के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक आधार कार्ड जो है वो हमारा पहचान पत्र है कि हम भारतीय हैं, हमारा भारतीय होने का सबसे बड़ा सबूत है। पासपोर्ट भी बाद में बनता है, सबसे पहले हमारा आधार कार्ड है जो हमारे को शो करता है कि हमने भारत की भूमि में जन्म लिया है और हम भारत के नागरिक हैं और भारत देश हमारा देश है, हमारा मुल्क है। एक वो आधार कार्ड ही तो है सबसे बड़ी चीज, और वही फर्जी बना रहे हो। एक पाकिस्तान की आई हुई अवैध इलीगल भगोड़ी, इलीगल ट्रेसपास लेडी आधार कार्ड जो ना नकली बना रही है हमारे भारत के अंदर, और भारत की सीमाओं को ऐसे क्रॉस रही है जैसे वो पार्क में घूमने गई हुई हो। और सब लोग कान दबा के बैठे हुए हैं। और उन बेशर्मों को देखो, उन लुच्चे लफंगों को देखो, उन गंदे लोगों को देखो जो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। एक पाकिस्तान की आएगी इलीगल लेडी को जो झूठ बोल के कि मैं भारतीय हूं और फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग करके फर्जी आधार कार्ड बनवाए, फर्जी पहचान पत्र बनवाए और भारत में आई, नेपाल के कानून तोड़ के आई, नेपाल का वीजा का कानून तोड़ के आई, बच्चों को किडनैप करवाया गया, सच वहां से किडनैप करा के बच्चों को लाया गया,
ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई, गुलाम हैदर के घर को बेचा गया, उसके बर्तनों तक को बेच दिया, उसके सारे सामान को बेच दिया, उसकी पीठ में छुरा घोंपा गया, बिना तलाक के धोखाधड़ी करके, ना केवल अपने पति के साथ धोखा, अपने परिवार के साथ धोखा, अपनी बहन के साथ धोखा, अपने सगे भाई के साथ धोखा, अपने गांव वालों के साथ धोखा, अपने रिश्तेदारों के साथ धोखा, अपने मुल्क से धोखा करके आई और भारत में एंट्री करने से पहले झूठ की दुकान बनानी शुरू कर दी कि मैं भारतीय हूं। अबे भारतीय, तू भारतीय कहां से होगी ये बता दे मेरे को एक बात का जवाब दे, तू भारतीय है कहां? तू भारतीय है कहां? मुझे इस बात का जवाब दे दे, बता दे किस एंगल से तू भारतीय है। तू तो भारतीयों की नकल भी नहीं उतार सकती, भारतीय होना तो बहुत दूर की बात है, भारतीयों के संस्कार की तू नकल भी नहीं उतार सकती भाई, उनकी एक्टिंग भी नहीं सकती तू कहां से भारतीय होगी? और अब आज क्या हुआ? आज अपने भैया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का वकील, माननीय सुप्रीम कोर्ट का वकील, जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील कहता है, मेरे पास महाराष्ट्र के मुकदमे, मेरे पास बंगाल के मुकदमे, मेरे पास फला के मुकदमे, और दुनिया में सबसे बड़ा वकील अपने आप को समझता था, और ये समझता था इससे बड़ा वकील दुनिया में भारत में है ही नहीं। यही है बच्चों, कुछ जहां इंटरनेशनल मामला हो, जहां मीडिया का कोई केस आए, वहीं इसकी तस्वीर प्रकट हो जाए जैसे कोई देवता प्रकट हो गया हो। चाहे वो 1000 किलोमीटर वो मामला हो, 2000 किलोमीटर मामला हो, ऐसे प्रकट हो जाएगा मीडिया के कैमरों के सामने जैसे धरती में से अभी प्रकट हुआ है, अभी अवतार लिया है इस बंदे ने। और यही वकील है आज वो जेवर कोर्ट में आने पर, जो हमारी इलाका मजिस्ट्रेट है जो हमारे, वहां आने पर मजबूर हो गया है। किसने मजबूर किया? मोमिन मलिक ने मजबूर किया, भारत की जनता ने मजबूर किया, भारत की बहनों ने मजबूर किया, भारत की बेटियों ने मजबूर किया, भारत के हर उस बासिंदे ने मजबूर किया जो भारतीय है, जो इंसानियत को समझता है, जो गलत को गलत समझता है, जो ठीक को ठीक समझता है, जो हक की बात उठाता है, जो अपने अधिकार की बात को उठाता है, जो गलत और ठीक में फर्क समझ के अपनी आवाज को बुलंद करता है, हर उस भारतीय ने इसको मजबूर किया है। हर उस भारतीय ने इसको मजबूर किया है। तो दोस्तों आज ये गई, और आपको याद होगा जब हमने मुकदमे डाले थे गुलाम हैदर की तरफ से, सूरजपुर कोर्ट में भी, जेवर कोर्ट में भी और अलग अलग कोर्ट में, तो ये एक नई कहानी बना रहा था। धारा 82, धारा 83, धारा 82, धारा 83, एक जो है ये एक जो सुर अलाप रहा था, धारा 82, धारा 83, धारा 82, धारा 83, आपके याद है? पूरी दुनिया के याद होगा। और मैंने ये कहा था कि धारा 83 82 नहीं लगती भैया। आज सीमा हैदर के नाम की कंप्लेंट जेवर कोर्ट में फाइल की है इसने। सीमा हैदर ने मोमिन मलिक पर मुकदमा डाला है और सीमा हैदर ने गुलाम हैदर पर मुकदमा डालते हैं। जनाब मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, जनाब मुझे बड़ा भुला कह रहे हैं, जनाब सोशल मीडिया पे आकर के मुझे बदनाम कर रहे हैं। अबे बदनाम जमाना तो तू है, तूने ऐसे काम ही क्यों करे भाई? तुझे उसका घर बेचने से पहले सोचना चाहिए था 10 बार, उसका सामान बेचने से पहले सोचना चाहिए था 10 बार, उसकी पीठ में छुरा घोंपने से पहले गुलाम हैदर की तुझे 100 बार सोचना चाहिए था कि जिसके 4-4 बच्चे पैदा किए, जो तेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गुलाम हैदर वो सऊदी अरब में पत्थर तोड़ रहा है धूप के अंदर, 2-2 3-3 शिफ्ट कर रहा है वो तू, ताकि अच्छे से खा सके, अच्छे से पहन सके, तेरे बच्चे अच्छे से पढ़ सके, तो उसकी पीठ में छुरा घोंपने से पहले सोचना चाहिए था। तुझे अपने मुल्क से कदम निकालने से पहले सोचना चाहिए था। तुझे नेपाल के थ्रू भारत की सीमाओं में बच्चों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके, सचिन ने तूने जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया, बच्चों का अपहरण किया अपन नेपाल से,
तूने उस वक्त 20 बार सोचना चाहिए था कि तू क्या करने जा रही है। तू नेपाल का कानून तोड़ने जा रही है, तू विजय का कानून तोड़ने जा रही है, तू बाउंड्री का कानून तोड़ने जा रही है, तू नेपाल विदेशी अधिनियम तोड़ने जा रही है, तू भारतीय विदेशी अधिनियम तोड़ने जा रही है, और तू झूठ बोल रही है, फर्जी आधार कार्ड बनवा रही है। बंदा कमाल, पाकिस्तान में रहते हुए फर्जी आधार कार्ड बंदी ने बना लिया। कैसे इसका फोटो खींचा, कैसे इसके जो थंब लगे। इसका मतलब यह है कि जब ये पहली बार नेपाल में आई थी तो ये उस वक्त भारत में आई थी। उस वक्त ये जब ये नेपाल में आई थी तो ये भारत में रैकी करके गई है। ये भारत में इलीगल तरीके से पहले भी आ चुकी है और भारत की रैकी करके गई है। ये साफ जाहिर हो गया। और अपने आधार कार्ड और वो पहले बनवा के गई है। क्योंकि जब आधार कार्ड बनता है अंगूठा भी लगता है, ये उंगली भी लगती है, ये सेकंड उंगली भी लगती है, फोर्थ भी लगती है, फिफ्थ भी लगती है, पांचों दसों की दसों उंगली लगती है जब आधार कार्ड बनता है भारत के अंदर। आंखों में मशीन लगाई जाती है और आंखों का बाकायदा स्कैनिंग होती है, तब आधार कार्ड बनता है। इसका मतलब आप भारत में पहले आए हो, आपने भारत में पहले इलीगल एंट्री मारी है, आप भारत की रेकी करके गए हो, फर्जी आधार कार्ड बनवा के गए हो, यहां पर अंगूठे लगा के गए हो। इससे साफ जाहिर है। मैं लिख रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, वहां के चीफ सेक्रेटरी को, वहां के सीएम साहब को और माननीय गृह मंत्रालय को और राष्ट्रपति महोदय को लिख रहा हूं कि सीमा हैदर की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस से वापस लेकर के हरियाणा पुलिस को नए सिरे से इसकी जांच दी जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसकी जांच नए सिरे से दोबारा होनी चाहिए एक चीज की। कहां से इसने आधार कार्ड बनवाए, कैसे इसने उंगली के थंब इंप्रेशन लगवाए, किस रास्ते से ये आई, किस प्रकार इसने उल्टी करवाई अपनी बेटी को और हमारे भारत के 2 फौजियों को सस्पेंड कराया इसने। कहां कहां ये रुकी, क्या क्या इसका नेटवर्क है, क्या क्या ये करती रही है, इसका मकसद कहां है, इसने उत्तर प्रदेश की भाषा को कैसे सीखा, इसने पंजाब की भाषा को कैसे सीखा, हरियाणा की भाषा को कैसे सीखा, राजस्थान की भाषा को कैसे सीखा, और एनसीआर का एरिया इसने क्यों चुना, इंग्लिश में इतनी एक्सपर्ट ये कैसे है, ये भाषण देने में इतनी एक्सपर्ट कैसे है कि एपी सिंह भी इसके सामने फैले नहीं बोल पाता। इसकी दोबारा जांच होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए डॉक्टर एपी सिंह की भी कि क्या उसका रोल रहा है फर्जी आधार कार्ड बनवाने में, भारत की सीमा में एंट्री कराने में इसका क्या रोल रहा है, किसने एडवाइस किया, क्या ये पहले भारत में आकर के रेकी करके जो गई थी, क्या एपी सिंह से ये मिली थी, क्या इसने मीटिंग हुई थी, क्या उसने इसको मिसगाइड किया था। ये सब कैसे हुआ, ये चुपचाप बैठ के देखने का विषय नहीं, जांच का विषय है। आज तक उत्तर प्रदेश पुलिस नेपाल क्यों नहीं गई, क्यों जाके पूछताछ नहीं करी, ये भी तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पूछताछ क्यों नहीं की गई, करनी चाहिए थी। मैं जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार को, गृह मंत्रालय भारत सरकार को, माननीय राष्ट्रपति को एक रिक्वेस्ट देना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से यह केस वापस लेकर के हरियाणा पुलिस को सौंपा जाए, क्योंकि मामला हरियाणा का बनता है। हरियाणा के अंदर ही इसको सबसे पहली बार पहचाना गया, वहीं इसको अरेस्ट किया गया, बल्लभगढ़ के अंदर, फरीदाबाद के अंदर,
और एफआईआर बाद में दर्ज की गई, अगले दिन एफआईआर दर्ज की गई, जबकि कोई भी मुलजिम जहां पकड़ा जाएगा उसी इलाके के अंदर जो थाना बनता है वहीं पे एफआईआर दर्ज होगी। इसको 3 तारीख 7वां महीना 2023 में जो अरेस्ट किया गया चंद्रावली नाला बल्लभगढ़ के एरिया फरीदाबाद से, और अगले दिन इसकी एफआईआर दर्ज की गई रबूपुरा के अंदर हल्की धाराओं के अंदर। इसका मतलब क्या सेटिंग से एफआईआर दर्ज की गई? क्या मिली भगत करके एफआईआर दर्ज की गई? यह एफआईआर फरीदाबाद के अंदर क्यों दर्ज नहीं की गई? और जांच का हाल देख लो, क्या हाल है जांच का? 1 साल से ऊपर हो गया। ये हम भारतीयों को रात दिन गाली दे रही है, हमारी बहनों को गालियां दे रही है, हमारी बेटियों को गाली दे रही है, हमारे भारत के वकीलों को गालियां दे रही है, उनको नीचा दिखा रही है, सिगरेट डॉक्यूमेंट ला के ये दिखा रही है। कौन लोग शामिल है इनके साथ? क्या जो लोग सिगरेट डॉक्यूमेंट इसको सीमा को दे रहे हैं उन लोगों ने भारत की छावनी जहां जहां आर्मी कैंप है उनके फोटो और वीडियो बना बना करके भी पाकिस्तान में पहुंचाए हैं? इसका मतलब तो उनकी भी जांच की जानी चाहिए। और मैं लिख रहा हूं भारत सरकार को उन लोगों के बारे में कि जो भारत की छावनी जहां जहां आर्मी कैंप है, पंजाब के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, उनकी फोटो बना बना करके, उनकी वीडियो बना बना के उन्होंने सीमा हैदर को दी है, और सीमा हैदर ने वो कहां पहुंचाई है ये जांच का मैं विषय है। कौन है ये देशद्रोही? इनके खिलाफ जो है देशद्रोह का मुकदमा दर्ज मैं करने जा रहा हूं। जब आप डॉक्यूमेंट दे सकते हो तो इसका मतलब आपने भारत की आर्मी कैंप्स के नक्शे, भारत की आर्मी कैंप्स के फोटो, भारत की आर्मी कैंप्स के तमाम वीडियो आपने सीमा हैदर को दिए। आपने वो पाकिस्तान में पहुंचवाए हैं या अपने आकाओं तक पहुंचवाए जहां जहां उनको जाना चाहिए। आपने भारत की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, तो क्यों ना आपकी इंक्वायरी कराई जाए बड़े लेवल पे, क्यों ना आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। भारत की आंतरिक सुरक्षा से आपने खिलवाड़ किया है तो क्यों ना आपकी इंक्वायरी कराई जाए। और मुझे पता है कौन लोग हैं वो पंजाब से हैं, तो उन्होंने तो ये काम किया होगा। उन्होंने अपने ईमान को 101% पैसों के लालच में बेचा होगा और उन्होंने भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरे में डाला होगा। जल्दी लिख रहा हूं मैं और मिल रहा हूं होम मिनिस्ट्री में जाकर के, उनकी इंक्वायरी करवा रहा हूं बहुत बढ़िया वाली। और कौन कौन लोग शामिल है उसके अंदर। और एपी सिंह को क्या इंटरेस्ट है कि एक पाकिस्तान की आई हुई एक इलीगल ट्रेसपासर्स के रात दिन मक्खी की तरह सामने, 1 साल हो गया उसके आगे पीछे घूमते हुए, आगे पीछे घूमता। क्या कारण है? पाकिस्तान से तो और बहुत सारे हिंदू भारत में आए हुए हैं, कश्मीरी गेट दिल्ली में रहते हैं, भोपाल के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, कश्मीर के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर है, उनके पास तो कभी नहीं जा रहा है। एक मुसलमानी का के पास इसका क्या इंटरेस्ट है उसको सनातनी बता रहा है। अरे सनातनी तो वो हिंदू भाई भी हैं जो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर के भारत में आए हैं। वो हिंदू भाई भी तो हैं, वो भी तो सनातनी होंगे, वो भी तो प्रभु श्री राम को मानते होंगे, वो भी तो हनुमान जी को मानते होंगे, वो जो शिव जी महाराज को मानते होंगे, वो भी तो शिव भक्त होंगे। वो सनातनी नहीं है क्या? या सबसे बड़ी सनातनी ये है जो खूब गौ माता का मांस खा के आई है और अपने जो मैसेज वहां पाकिस्तान में करती है उसमें कहती है कि मैं तो मुसलमान की मुसलमान हूं, मेरे बच्चे भी मुसलमान हैं, जो ना केवल भारत की आंखों में धूल झोंक रही है बल्कि पूरे भारत सरकार की आंखों में धूल झोंक रही है। तो एपी सिंह को ऐसा क्या लालच है, मेरी समझ में नहीं आई बात। एपी सिंह भारत की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों कर रहा है? आज पूरा भारत का बच्चा पूछता है कि क्या कारण है। पाकिस्तानी सनातनी तो और भी हैं जो हिंदू भाई हैं, आज तक आप वहां कभी गए नहीं। 1 साल से हर हफ्ते सुबह शाम सीमा सुबह शाम अपनी गाड़ियों में लेके घूम रहे हो। क्यों भाई? एक वकील का कर्तव्य है कि क्लाइंटों को अपनी गाड़ियों में लेके घूमे,
होटलों में लेके जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करा रहे हो। भारत सरकार की परमिशन के बिना कोई भी पाकिस्तानी भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। आपको कानून पता नहीं है, वकील हो आप। भारत सरकार और गृह मंत्रालय की मंजूरी के बगैर कोई भी पाकिस्तानी व्यक्ति जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और ट्रायल फेस कर रहा है या उसकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, वो किसी भी कैमरे का सामना नहीं कर सकता। सेक्शन 11A इंडियन फॉरेन एक्ट 1946 पढ़ लेना अगर ना पता हो तो। मोमिन कानून बता रहा है आपको। एपी सिंह, भारत सरकार की किस परमिशन के अकॉर्डिंग आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं इसकी, सीमा हैदर की, बताओ। कोई भी पाकिस्तानी भारत सरकार की परमिशन के बगैर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। जो एड्रेस उसने दिया है, अगर उस घर को छोड़ के वो तीसरे घर में भी जाएगा तो सबसे पहले पुलिस अधिकारियों को सूचित करेगा, गृह मंत्रालय को सूचित करेगा। अगर मामला कोर्ट में पेंडिंग है तो वो कोर्ट को सूचित करेगा कि जनाब मैं फला फला जगह जा रहा हूं। अगर डॉक्टर के भी जाएगा ना इमरजेंसी, तब भी पुलिस अधिकारी को या उस जांच अधिकारी को जहां उसके पास केस पेंडिंग है और वो केस चल रहा है, उसको लिखित में सूचना देगा कि मैं फला फला डॉक्टर के पास जा रहा हूं और इस टाइम जाऊंगा। उसकी लिखित सूचना को रोजनामचे के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट उसकी रपट को लिखेगा कि आज सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर और मोहल्ला फला फला रबूपुरा पाकिस्तानी जिसका केस एफआईआर नंबर फला फला है चल रहा है, वो डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने के लिए फला फला डॉक्टर के पास जा रही है। इस टाइम पे इतने बजकर इतनी मिनट पर उसको यहां से रवाना किया जाता है उस डॉक्टर के पास, और उसके साथ सरकारी कर्मचारी जाएगा। और जब वो डॉक्टर से आएगा तो डॉक्टर से लिखवा के लाएगा कि क्या बीमारी है, उसकी रिपोर्ट लेगा और उसकी रिपोर्ट को वापसी जब थाने में आएंगे तो उसको वापसी में लिखा जाएगा कि जो सीमा हैदर इलाज के लिए वो डॉक्टर के पास गई थी जिसकी रपट नंबर 45 है या 46 है, वो वापिस आई है थाने में और उसी स्थान पर जाके वो कयाम करेगी, उसी स्थान पर जाके वो स्टे करेगी। और डॉक्टर साहब ने ये मुलाजा फरमाया है कि इसको फला 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 बीमारी है या ये फला फला टेस्ट की जरूरत है या ये फला फला उसको दोबारा आना पड़ेगा। ये तमाम बातें कानूनी बातें बता रहा हूं मैं, ये एसएचओ का काम है।